दरअसल मैं हूँ 3 कमांडो बटालियन से, और उस वक्त जब ये मसला हुआ है उस वक्त मैं अटैच था ब्रिगेड के साथ। ब्रिगेडियर आतिफ जो आके के जो हैं वो प्लेयर, वो हमारे इंचार्ज थे, वही वॉज अ ब्रिगेडियर एट दैट टाइम। तो उसके साथ मैं रहा हूँ, उन्होंने वो मेरी जो प्लेटून थी वो वहाँ पे अटैच थी उनके साथ। तो उधर जो 9 महीने हम केप्ट ऑन फाइटिंग, लेकिन एट द लास्ट मतलब है कि हमारी हालत ये थी कि हम 33-34 हज़ार टोटल आदमी थे जो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैले हुए थे, और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी। हमारे मुकाबले में एक कोर फाइट कर रही थी उनकी, इंडियंस की, और उनके पास टैंक भी थे पूरे जो एक कोर में होते हैं, टैंक्स भी थे उनके पास, अपना गन्स भी, आर्टिलरी भी थी, एयरक्राफ्ट्स भी थे। हमारे तो शुरू में जो पहला अटैक हुआ उसे हमारे जो जहाज़ थे और टैंक थे वो उन्होंने तबाह कर दिए। हमारे पास अभी सिर्फ स्मॉल आर्म्स था, 7.62 राइफल्स थी हमारे पास, या LMGs थी। तो उसमें यह है कि वी केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर 9 मंथ्स। जब वहाँ से सरेंडर हुआ 16 दिसंबर 1971 में, तो उसमें इट वाज वेरी पेनफुल कि जो है हथियार जो है हम इंडियंस को दें, लेकिन मैंने अपने हथियार इंडियंस को नहीं दिए थे। मैं और मेरी जो प्लेटून थी, हमने सारे हथियार उठा के, हमने खोल के उनको डिसेंबल करके हमने पानी में फेंक दिए। मैं कर्माफुली के किनारे पे था उस वक्त, कर्माफुली रिवर के किनारे पे था, तो हमने वहाँ पे फेंक दिए। तो जब ये सरेंडर हुआ तो वहाँ से मैं अपनी प्लेटून को लेके वहाँ से एस्केप किया, लेकिन जब हमारे पीछे वो लगे रहे मुफ्ती बैनीस, हमें वो पकड़ नहीं सके। हमने वहाँ पे वो उन्हीं की तो लिबास पहन लिया, वो धोतियाँ पहन ली, ऊपर बनाने पहन ली, हमने जो हमारे पास थी पहले ही होती ही चीज़ें, तो हमने पहन के उस तरीके से हम वो लिबास में आ गए। हम जब वह बॉर्डर पे पहुँचे, हम वो उनका बिन गाँव बॉर्डर है कलकत्ता के उसमें एरिया में, बिन गाँव, वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमें पकड़ लिया, और पकड़ के हमें उन्होंने वो कलकत्ता ले गए आर्मी कैंप में। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमें शिफ्ट कर दिया बेन गाँव, उधर से पानागढ़ में, और भी हमारे लोग पहुंच चुके थे उस वक्त तक। तो जब पानागढ़ में हम इकट्ठे हो गए, फिर पानागढ़ से हमें उन्होंने, मुझे और मेरे सारे जो लोग थे पानागढ़ में, उनको कैंप नंबर 46 में शिफ्ट किया। वो था फैज़ाबाद में, इंडिया में, फैज़ाबाद में, यूपी में, वहाँ पे शिफ्ट किया। वो बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पे उसमें फैज़ाबाद में। SSG ऑफिसर होते हुए वो मैं कैद नहीं रह सकता था, ज़हनी तौर पे जो हम लोग कैद नहीं रह सकते, मेंटली इस्लाम बिल्ट होते हैं हम लोग। वी वर 126 ऑफिसर्स इन दैट कैंप। उसमें 126 लोगों में से जो मैंने चुने बंदे, वो 6-7 बंदे चुने जो कि समझता था कि ये इस काबिल हैं और ये खड़े हो स्टैंड लेंगे, बुज़दिल नहीं हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं। वो कुछ इन्फेंट्री के थे, एक सिग्नल का था जो मेरे साथ का, ही वॉज नॉट फ्रॉम SSG। तो हमने प्लान किया यार कि इनको लेके तो हम टनल खोदते हैं। अभी टनल खोदने के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए था, उसको मिट्टी को डिस्पोज करने का वो चाहिए था कि कहाँ डिस्पोज होगी मिट्टी। तो वहाँ पे हमारे टॉयलेट्स बनी हुई थी, हमारी बैरक से तकरीबन 200 गज पीछे। तो उसके दरवाज़ों के पीछे उन्होंने लगे हुए थे पंजे से, मतलब ब्लेड्स, जिनमें वो उन्होंने फिट किया हुआ था दरवाज़ों को। तो वो हमने वो उतार के हमने उनको गर्म करके हम उनको कोशिश की आगे से उसको शार्प करने की। अभी क्या हुआ कि कहाँ खोदें, उन्होंने टॉयलेट के पास एक गड्ढा खोदा हुआ था जो कि पूरे कैंप का गंद वहाँ पे फेंकते थे। तो हमारा आइडिया ये बना कि इस गड्ढे में से टनल खोदते हैं, क्यों दैट वाज द नियरेस्ट, उन तारों के नज़दीक, बार्बर वायर के नज़दीक, जो कि सिपाही पे फिर रहे थे इंडियंस, तो वो नज़दीक 3 जगह थी। तो वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि नज़दीक 3 हम पहुँच गए हुए हैं। तो हमने शुरू कर दी टनल खोदनी। वो हमने शलवारें पहनी हुई थी ना, वो शलवारों में हम डालते, बीच में जब वो बाहर निकलते मिट्टी बीच में भरते और बाहर आके हम वो उधर फेंक देते। दिन को तो काम हो नहीं सकता था, और होता भी उस वक्त था जबकि लाइट्स जो हैं वो हमारे से ड्रिफ्ट करती थी, क्यों अगर ऊपर पड़ती रही फिर तो हम काम नहीं कर सकते, ना हम बाहर निकल सकते हैं। खुदी कितनी गहरी थी, नियर अबाउट 10 फीट नीचे हम गए हैं। अभी हवा का मसला था कि हवा नहीं मिलेगी तो अंदर काम नहीं हो सकेगा। तो फिर हमने ये किया कि वहाँ पे हमने ऊपर से
راڈ کے ساتھ ہم نے سوراخیں کی. جب ہم وہ تیار ہو گئے تو ہم نے کہا کہ نیکسٹ ڈے وی آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ فرام ایئر. وہاں پہ ہم نے انڈین جو مسلمان تھے ان سے ہم نے یونیفارم منگوا لی انڈینس کی, ان سے پیسے بھی لیے ہم نے مسلمانوں سے, انہوں نے دی ہمیں. تو مینٹلی وی ور ریڈی ٹو گیٹ آؤٹ آف تھنگس. وہاں سے نکل کے ہمارا خیال یہی تھا کہ وی ول گو ٹو کٹمنڈو, دیٹ واز دا نیئرسٹ پلیس. وہاں سے رانی کھیت ایک جگہ ہے, رانی کھیت جانا تھا, رانی کھیت سے کٹمنڈو جانا تھا. وہ جب لاسٹ ڈے ہم نے نکلنا تھا, ایک ابھی میں نام نہیں لوں گا اس آفیسر کا, کیپٹن تھا, تو وہ ان کے ساتھ یو کین سے انہوں نے دوست بنایا ہوا تھا انڈین نے, اور وہ ساری ہماری باتیں ان کو بتاتا تھا جو بھی کام میں ہوتی تھی. ہی واز اے پاکستانی آفیسر فرام پنجاب ریجمنٹ. اچھا, وہ ان کو بتاتا تھا. جس دن ہم نے نکلنا تھا اس نے ان کو بتا دیا. اور جب ہم اس گڑھے کے اندر گئے, وہ میں اور سعید آگے تھے, ہم آگے چلے گئے, نیئر اباؤٹ تھا کہ ہم نکل جاتے, تو سائرن بجنے شروع ہو گئے. تو انڈین نے آگے گھیر لیا, انہوں نے میں کڑیاں لگا دی, بیڑیاں ڈال دی, اور ہمیں کمانڈنٹ کے پاس لے گئے. تو اس نے پھر جب ہمارا اس نے انٹرویو لیا, اس نے کہا کہ تم نے اسکیپ کرنے کی کوشش کی ہے تو تمہیں مطلب ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو گیو یو اے جیل, ہم سیل میں تمہیں بھیجیں گے, تو تم نے یہ کیوں کیا ایسے, ہاؤ یو ڈیئر. میں نے کہا بات یہ ہے, اکارڈنگ ٹو جنیوا کنونشن آئی ہیو گاٹ اے رائٹ. جنیوا کنونشن میں کون کیئر کرتا ہے, انہوں نے کوئی کیئر نہیں کی. انہوں نے مطلب ہے کہ جو بھی وہ کر سکتے تھے ہمارے ساتھ انہوں نے وہ کیا. دے نیور بادرڈ اباؤٹ جنیوا کنونشن. تو پھر ہمیں انہوں نے انڈر گراؤنڈ سیلس تھے نیئر اباؤٹ 50 فیٹ ڈاؤن, تو اس میں 3x4 فیٹ کا وہ سیلس تھا. اس نے ہمیں وہ کافی سیل تھے, اس میں یہ ہے کہ پورے دن میں ایک چپاتی اور ایک پیالہ پانی کا دیتے تھے, اور اس کے بعد ٹوائلٹ بھی وہیں پہ, پیشاب بھی وہیں پہ. وہ ہمیں 20 دن وہاں پہ انہوں نے ادھر رکھا. پھر پلان کیا میں نے کہ تھرو ہول ڈالس, جو پرانے زمانے میں بسترے بند ہوتے تھے, بیچ میں ہم بستر ڈال کے تو پھر ناپ باندھ کے تو پھر وہ لے جاتے تھے ہم سامان. تو وہ ہم نے پلان کیا یار کہ سردیوں میں یہ دیتے ہیں رضائیاں اور کمبل. یہ سٹور جو تھے وہ کیمپ سے باہر تھے, وہ ہمیں ریکی کر لیا تھا سٹور کو کہ 2 دروازوں کے تالے لگے ہوئے اندر, سارے باقی سٹور اندر سے بند تھے. ہم نے کہا کہ جب یہ ہمارا ادھر سے یہ ہول ڈال سے اٹھا کے لے جائیں گے, اندر پھینک دیں گے, رات کو ہم اندر سے کنڈی کھولیں گے, یونیفارمز پہنیں گے, اور اس کے بعد اس میں چلے جائیں گے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر پلان ہوا کہ جو ہم اسکیپ کریں گے گرمیوں میں, جب کہ یہ ہے کہ بلینکٹس اور یہ ہال ڈالز واپس لیں گے سٹور میں رکھنے کے لیے, تو ہم اسکیپ کریں گے. وہ کیپٹن سعید اور میں ٹریننگ کرتے رہے, اور پھر سانس کی ہم نے پریکٹس کر لی کہ بھائی کتنا دیر تک ہم جو ہے سانس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے جو کورس میٹ تھے ان سے بات کی, ایک بنیامین سپاہی اور ایک سعید سپاہی, وہ تیار کیے ہم نے, جنہوں نے کہ وہ ہمارے بسترے بند اٹھانے تھے. وہ پھر جب گرمیاں آئیں, یہ دوسری اسکیپ ہے میری, جب وہ گرمی آئیں تو انہوں نے جناب اللہ کہا جی آپ نے اپنا سامان جو ہے اسٹوروں میں رکھوائیں. ہم نے وہ خود رول کر کے, جو دار ہمارے ساتھی تھے انہوں نے ہمیں رول کیا, بیلٹ کھینچی, بسترے بند تیار کیے, اور انہوں نے سپاہیوں کا اٹھاؤ. سپاہیوں کو پتہ تھا, تو وہاں پہ جے سنگھ صوبیدار جو تھا وہ انچارج تھا اس کا, جو اس کا جنہیں سامان رکھوانا تھا. اس نے دروازہ کھولا, وہ میرا جو چلا گیا اندر, اور سعید کا جو ہے وہ باہر پڑا رہا بسترے بند. وہ کہنے لگے جی چاہ ٹائم ہو گیا, میں چاہ پی لوں پھر آگے رکھاں گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ساتھی کے ساتھ گئے ہوئے تھے میجر کھٹک اور میجر اظہر وغیرہ, انہوں نے کہا میرے کورس میٹ تھے, انہوں نے کہا جی یہ رکھ دیں اندر, ہم بھی جائیں, ہم نے بھی چائے پینی ہے جا کے. اس نے کہا نہیں میں چاہ پی کے آ کے رکھاں گا. وہ سکھ تھا نا جے سنگھ صوبیدار. وہ جب وہ سانس ٹوٹ گیا وہ اس کا, وہ تو اتنا وہ تھا ہی نہیں. وہ آیا وہ آدھے گھنٹے کے بعد, اس نے اپنا سانس کنٹرول تو کیا ہوگا کچھ ٹائم کے لیے, لیکن وہ اندر بند ہونے کی وجہ سے شاید وہ نہیں کر سکا. وہ جناب آیا تو اس کی موومنٹ ہو رہی تھی. اس نے میجر کھٹک سے پوچھا یہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا سامان ہے, کب بستر بند ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہل رہا ہے. انہوں نے کہا ویسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ دروازہ کھولیں, ہم اندر اس کو پھینکیں. ان کو کہا تھا کہ آپ نے اٹھانا نہیں ہے, تھانے سے تو پتہ لگ جائے کہ وزن ہے اس میں. تو آپ نے پاؤں سے جو موٹا تھا نا اظہر, پلوان ٹائپ تھا, اس کو کہا تھا تم نے ٹھوڈا مار کے نا اندر کرنا ہے اس کو.
खटक और वो ठुडावा के अंदर करना है ताकि पता लगे हल्का है, वो अंदर चला गया। जब उन्होंने उठा लिया, उनसे गलती हो गई, जब उठाया तो उसको शक पड़ गया। और इतना बिस्से बंद वजनी है कि मतलब कंबल, कितने कंबल इसमें घुसे हुए हैं। वो उसने कहा जी ये बिस्से बंद खोलें, वो भी बाहर निकालें जो अंदर पहले निकाल डाला है। उस वक्त मेरा भी सांस ख़त्म हुआ था। खैर वो बाहर निकाला तो हमने एक कोड रखा हुआ था कि अगर ये फायर करना चाहें बिस्तरे बंदों के ऊपर तो आपने कोड जो है ना हमें कहना है, तो वो हम समझ जाएंगे कि भाई वो हमें ऊपर से फायरिंग कर देंगे। तो हम फाड़ के, हमारे पास वही नाइफ थे जिससे हम खोदते थे टनल को, वो नाइफ थे मेरे पास। हमने कहा उसको काट के तो हम बाहर निकल आएंगे। उन्होंने हमें कोड दे दिया कि भाई वो तो उन्होंने विसल लगा दी, वो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए इंडियन आर्मी के। उन्होंने कोड दिया, हम बाहर निकले, हमने अंडर भी पहने हुए थे। वो हमें देख के ना कांपने लग पड़े, देसियों और जो इंडियन थे वो ऐसे ऐसे कांप रहे थे। और मैंने कहा यार कांपना तो हमें चाहिए, कांप तुम रहे हो। उन्होंने कहा मोरी जा उन तेन पता लगेगा ना तो स्केप करता से पे उतना सब निबड़ना किसान है। मैं कहा की जाएगी। उन्होंने आके उन्होंने जनाब वाला गार्ड आ गई, वो ले आया जनाब क्या कहते हैं बेड़ियाँ और वो जो कड़ियाँ, वो ला के हमारे हाथ पीछे बांधे और हमें जनाब वो कड़ियाँ डलवा दी। ला के जाके उन्होंने मैं क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया। वो हमें जनाब उन्होंने बंद कर दिया सेलों में दोबारा। और फिर उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया हमें आगरा जेल, मुझे और कैप्टन सईद को, खालिद सईद को। फिर वो सुबह लटकाते थे मुझे संगलों से, ऊपर सुबह आते थे, वो बांध देते थे संगल मेरे पाँव पे, तो उधर लटका देते थे, मेरे हाथ ज़मीन पे नहीं लगते थे। और फिर वहाँ से खून जो निकलता था, कट के खून निकलता था, वो आंखों में, नाक में और मुंह में पड़ता था। और मैं जो है ना वो फिर बेहोश हो जाता था, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ है। इस तरह वो तकरीबन कोई 20-25 दिन इस तरह करते रहे मेरे साथ। उसमें यह है कि लास्ट में आगे जो जब उतारा है वहाँ से रोज़ाना आते थे, माफ़ नहीं भी हुई थी, तो मेरा बॉडी ने काम करना छोड़ दिया था। मतलब कोई चीज़ मेरी जो है ना वो हिलती नहीं थी, ना वो टच करता था, वो कोई उसमें जान नहीं थी। वो मुझे उठा के ऐसे ले जाते थे, एक इधर से मेरे कंधे पे हाथ रख के, एक इधर से उठा के, 2 सिपाही उठा के ले जाते उसके इंटरव्यू के लिए। तो वो ले जाते थे वहाँ पे। उसने जो इंचार्ज था वहाँ पे, इंचार्ज, वो कहने लगा भाई तुम ये कहो कि वादा करो कि ऐसा तुम स्केप नहीं करोगे तो तुम्हें हम अपने कैंप में भेज देते हैं। मैंने कहा यार बात ये है कि मैं एंड तक स्केप करूँगा जब तक मेरे में जान है, ये तो पक्की बात है। आप पे जो करना आप करते रहें। खैर वो फिर वापस जब लेके आए ना तो वहाँ पे मेरे कमांडो के वहाँ पे कुछ सोल्जर थे कैद हुए जिस रास्ते से लेके जाते थे। उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने नारे मारने शुरू कर दिए। वो हालांकि मेरे लिए वो नुकसानदेह थे क्योंकि मैंने अपने आप को कमांडो शो ही नहीं किया हुआ था, मैंने तो अपने आप को सिग्नल ऑफिसर शो किया हुआ था कि मैं सिग्नल का हूँ। उन्होंने शोर कर दिया। खैर उससे शोर करने से फ़ायदा ये हुआ, कर्नल साबर थे वहाँ पे जो अपने हमारे पाकिस्तानी आर्मड कोर के थे, वो इंचार्ज थे हमारे कैंप के, अपने कैंप के अपने ऑफिसर इंचार्ज होते थे हमारे लिए सिर्फ। उन्होंने जाके उनको जब शोर सुना तो उन्होंने पूछा क्या मसला है। उन्होंने कहा जी साडा कैप्टन आसफ राजा है, तो वो इतने उन्होंने डकिया तो मार देन उसनों डेली, उसे चीखा की आवाज़ आती है। वो चला गया ऑफिस विच, उसने कहा भाई हमारा कैप्टन आसफ आपने बंद किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू जेनेवा कन्वेंशन यू कांट डू दैट। कि रोज़ाना उसको आप मारते भी हैं और पनिश भी करते हैं उसको। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से कैंप में ले आए। मेरी बॉडी बिल्कुल डेड थी, कोई मूवमेंट नहीं थी मेरी बॉडी में। फिर जो डॉक्टर थे अपने पाकिस्तानी, वो जनाब सुइयाँ लेके ना मेरे बॉडी को प्रिक करते थे और जितने भी वहाँ पे पैसे मिलते थे 92 रुपये मिलते थे इंडियन हमें, उसका उन्होंने सारा मक्खन, जैतून का तेल, अंडे, वो सारे मेरे लिए मंगवाते थे ऑफिसर कि इसको अंडे खिलाओ, जैतून का तेल मारो, इसको मतलब एक्सरसाइज करवाओ इसको, ताकि इसकी बॉडी जो है वो काम करना शुरू कर दे। 3 महीने प्रिक करते रहे बॉडी मेरी को, जहाँ से वो जान पड़ती थी ना वहाँ पे निशान लगा देते थे और फिर आस्ता आस्ता मेरी वो ठीक हो गई। तो फिर वो वहाँ पे उसमें आगरा में फिर हम रहे। उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा ट्राई की, लेकिन तीसरी दफ़ा भी हम फेल हो गए। वो हमने हॉस्पिटल से ट्राई की, मैंने अपने आप को अंधा बना लिया था, तो चेक करवाना है मेडिकल से। 2-3 दफ़ा गया, मैं पता लगा यहाँ से भी स्केप हो सकती है, क्योंकि पीछे बाथरूम बने हुए थे, सिपाही तो बाहर होते थे, डॉक्टर अंदर होता था। तो अब बाथरूम के बहाने हम 1-2 दफ़ा गए, हमने गए हैं बाथरूम में, कोई चेक नहीं किया किसी ने। लेकिन तीसरी दफ़ा भी जो है ना वो हम जब स्केप करने के लिए निकले
تو ان کو پتہ لگ گیا, وہ پھر پکڑے گئے ہم, پھر ہمیں سزا مل گئی. تو بھائی اس طریقے سے زندگی وہاں پہ گزرتی رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ جنیوا کنونشن کے کوئی بھی وہ کیئر نہیں کر رہا تھا کسی قسم کی بھی, مطلب کوئی وہاں آیا ہی نہیں جنیوا کنونشن کا آدمی ہمارے پاس کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتائیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی جنیوا کنونشن کا کوئی آدمی وہاں پہ.